अलग राज्यों से अलग अलग तरीकों के लोग आए हैं तो जरूर इतना सा मतभेद तो संभव है। और सारी चीजों का मुझे लगता है कि चौबे जी ने जो बात कही और दीपा ने जो बात कही, उन सारी बातों का हमें स्वागत करना चाहिए दिल खोल करके। अगर हम डेमोक्रेटिक लोग हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे भी बड़ी बहसों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं चूंकि अभी जाऊंगा उससे पहले थोड़ी सी बात आपको कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मोदी के संसदीय क्षेत्र में आकर के उसका गोद लिया हुआ गांव, मतलब मोदी की गोदी में जो गांव बैठा है वहां पर बात करने की अपनी जो बातें रखी और जिस तरीके के आपने रात में नारे लगाए, जिस तरह के गाने गाए, जिस तरह की बातें की, वो ये उम्मीद जगाता है कि ऐसा कोई बहुत भारी अंधेरा नहीं है, अभी भी उजाले का बहुत संभावना है। लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल छाती पर चढ़ करके, 56 इंच की छाती पर चढ़ करके भी लोग बोल सकते हैं। वो आपने बताया, वो युवाओं ने जो उम्मीद दी, उसके लिए मैं आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुख्यतः हम एनजीओ और मूवमेंट के लोग हैं। अभी ये युवा संवाद जो है अभी भी वो युवा संवाद नहीं है कि राष्ट्रीय युवा संवाद हम इसे कहें। अभी इसमें और लोगों को आना चाहिए, बहुत सारे और लोग उसमें नहीं अभी पहुंचे हैं। मुख्यतः इसमें प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं या गांधीयन विचारधारा के लोग हैं, थोड़े थोड़े छुपे हुए आरएसएस की विचारधारा के लोग भी हैं जो उनकी भाषा से पकड़ में आते हैं। जब वो दलित पर प्रश्न उठाते हैं, जब उन्हें मनुस्मृति का कहना काटता है, जब ब्राह्मणवाद कहना तकलीफ पहुंचाता है और वो उस बहस को वंचित वाले इन्वर्टेड कोमा में वंचित पे ले जाते हैं, तो मुझे कई बार लगता है, क्योंकि मैंने 5 साल आरएसएस की शाखा में गुजारे हैं और मैं उनका मैं जिला पदाधिकारी रहा हूं, तो मुझे कई बार लगता है कि मैं संघ के बौद्धिक में आकर के फिर से बैठ गया हूं। तो कहीं न कहीं वो जो साथी हैं वो जरूर इसको सोचें कि अगर आप एक लोकतांत्रिक विचारधारा की तरफ बढ़ रहे हैं तो अपनी संघ की जो विचारधारा है उसको या तो आप ईमानदारी से रहिए, वहां रहिए या यहाँ रहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छुपे हुए लोग सदैव खतरनाक होते हैं, अगर इधर के वहां है तब भी और वहां के इधर है तब भी, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और लोगों को होना चाहिए। अभी भी हम जब कम्युनलिज्म पर बात करते हैं, सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक सद्भाव पे बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम हिंदू और मुसलमान की ही बात करते रहते हैं। इसमें और लोग भी हों, जैन भी हों, बौद्ध भी हों, ख्रिस्ती भी हों और सिख भी हो, तो उनका विचार भी हमारे सामने आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो संवाद की प्रक्रिया है बहुत अच्छी है, इसको और नीचे ले जाने की जरूरत है। अगर हम राज्य में, प्रत्येक राज्य में ये कर सकें, आप अगर राजस्थान का सोचें तो हम लोग मदद करेंगे वहां पर, राजस्थान के जो साथी आए, और अगला संवाद आप जरूर राजस्थान में रखिए। फिर हम उनको रीजनल संवाद भी कर सकते हैं, दक्षिण का अलग संवाद भी कर सकते। तो भाषा का जो आपको लग रहा है कि ये बहुत वर्चस्व है हिंदी का, जरूर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में और राजस्थान में करेंगे तो यहाँ वर्चस्व लगेगा। मैं भी जब दक्षिण में आता हूँ, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में या केरला में, तो हमें भी कई बार लगता है कि भाई हिंदी वालों को बिल्कुल कोने पे कर दिया, और वो जायज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम वहां स्वीकार करते हैं। आपको यहाँ लगाव होगा जरूर भाषा का, लेकिन अगर हम रीजनल करेंगे, हम अगर स्टेट वाइज करेंगे तो शायद हम ये फेस भी नहीं करेंगे और कई मुद्दे जो वहां के हैं वो आ पाएंगे। जैसे जलीकट्टू आपका बहुत बड़ा मुद्दा, और जिस पर क्या सारी चीज सुनना चाहता था पूरा देश, लेकिन वो तमिलनाडु में जितना बड़ा मुद्दा है शायद राजस्थान में कोई भी उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर वहाँ इतना बड़ा क्यों लोग, लाखों लोग सड़क पर उतर आए बेलों का वो देखने के लिए, या सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि संवाद की प्रक्रिया को थोड़ा और डिपेंड करिए और नीचे करने के लिए जाइए। और अंत में क्या हम एक राष्ट्रीय युवा सम्मेलन जैसा सोच सकते हैं, जब हम सारी संवाद की प्रक्रियाएं कर लें और इसमें जो चीजें निकल के आती है उसको हम एक युवाओं का एक डिक्लेरेशन जैसा बनाएं, देश के युवाओं का एक घोषणा पत्र जैसा बनाएं और उसको हम जारी करें। और ये प्रक्रिया 2018 में साल भर हम चलाएं और 2019 के चुनाव से पहले इसको एक बढ़िया तरीके के डॉक्यूमेंट के रूप में हम रखें कि देश के युवा ये सोचते हैं, देश के युवा ये चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छा रहेगा। साथी ने जनसंख्या वृद्धि, ब्राह्मणवाद, मनुवाद और ये सारी चीजें कही, ये सारे स्टीरियोटाइप चीजें हैं।
और मुझे लगता है कि उस पर हमें अम्बेडकराइट साथियों को भी भड़कने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हम सुनते ही हैं। और ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को हम अलग करके देखते हैं। हमारे सारे आंदोलनों में बहुत ब्राह्मण मित्र हैं, हमारी निजी जिंदगी में बहुत ब्राह्मण मित्र हैं, और कम से कम मैं एक अम्बेडकराइट होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति के पीछे चौबे जी, दुबे जी, छब्बे जी या मिश्रा जी लगा हुआ वो देख करके तो बिल्कुल जज नहीं करता, और मैं करना भी नहीं चाहता। मैं आंदोलन के साथियों को भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे साथ हुआ, अगर हम भी वैसा ही जाति के आधार पर करते हैं तो हम अम्बेडकराइट लोग नहीं है, हम संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। तो हम तो नहीं करेंगे वो सब चीजें, लेकिन कुछ कड़वी चीजें हमें सहन करनी पड़ेगी। अगर हम पुरुष हैं और महिलाएं अपने साथ हुए अन्याय की बात उठाएगी तो वो पितृसत्ता शब्द इस्तेमाल करेगी, वो मर्दों पर सवाल उठाएगी, और फिर मेरी अगर मर्दानगी जाग जाए और मैं न सहन कर पाऊं तो वो मेरे अपने आप पर बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर ब्राह्मण पे सवाल उठाया जा रहा है, मनु पर सवाल उठाया जा रहा है, तो अपने भीतर के ब्राह्मणवाद को मत जगाइए, कृपा कीजिए। आप ब्राह्मण रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्राह्मणवादी मत बनिए, और वैसा ही किसी और को भी नहीं बनने की जरूरत है। तो बस इतनी सी सारी चीजें। कई सारे शब्द यहाँ आए, अपर कास्ट, लोअर कास्ट बार बार कहा गया। मेरा फिर से निवेदन है कि हम अपर और लोअर कास्ट जैसे शब्दों के इस्तेमाल से बचें, दलित, गैर दलित या ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि कोई अपर है और कोई लोअर है और हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब हम कहीं मान रहे हैं उस सारी चीजों को। कुल मिलाकर के ये युवा संवाद बहुत अच्छा रहा। आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि युवाओं ने मुख्यतः इसको संभाला। इसमें हम जैसे भूतपूर्व कुछ युवा भी आए, लेकिन ज्यादातर आप सब लोगों ने संभाला। आप सब लोगों को इस कार्यक्रम की बधाई। धन्यवाद।